भौतिकवादी संस्कृति में मीडिया घरानों का भी नजरिया बदलता जा रहा है। सिर्फ पैसे की खातिर यह लोग सेवा कम और लाभ अधिक कमाने की परिपाटी पर चल पड़े हैं। व्यावसायिक लाभ के लिए पैसा लेकर मनगढ़ंत खबरें प्रकाशित और प्रसारित करना इनका मेन मकसद रह गया है। ऐसे में शोषित और कमजोर तबके की सुध लेने वाला कोई दिखाई नहीं देता। आज के माहौल में ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस और न्यायपालिका तीनों मिलकर देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारी न्यायपालिका कई मामलों में खुद से सो मोटो संज्ञान लेते हुए मामलों को निपटाने के लिए अपनी रुचि दिखाते हुए तो प्रतीत होता है, लेकिन मूल रूप से उस समस्या का समाधान करने में उसको भी गुरेज है। राजनीतिक दलों के दबाव में न्यायालय भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आसाराम बापू जैसे साधु संत को अभी तक जमानत नहीं मिली है और राजनेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आय से अधिक संपत्ति और घोटालों के मामले में जमानत मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में देश की जनता के बीच गलत संदेश जाता है कि न्यायालय आखिर क्या करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर आम जनता का विश्वास इन लोगों से ऊपर उठता जा रहा है। मीडिया, जिसको स्वयंभू तरीके से चौथा स्तंभ की संज्ञा प्राप्त है, वह भी बिकाऊ होता चला जा रहा है। अपने निजी स्वार्थ के चलते मीडिया घराने नेताओं, अधिकारियों, उद्योगपतियों और अराजक तत्वों तक की समस्याओं को उठाने के बजाय, उनकी गलत नीतियों को उजागर करने के बजाय उनके पक्षपाती नजर आते हैं। ऐसे में सरोकार ने अपने प्रकाशनों के थ्रू जनता की सेवा करने का मन बनाया है। सरोकार पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजना पर अमल कर रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद सरोकार पत्र समूह अपनी पंच लाइन सिर्फ समाचार ही नहीं, समस्या का भी समाधान को चरितार्थ करते हुए देशवासियों की सेवा में लगा हुआ है। हम आम जनता और देश के नागरिकों का आह्वान करते हैं कि उनको सरकार, राजनीतिज्ञों, अधिकारियों, व्यापारियों से किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो वे इधर उधर भटकने के बजाय सरोकार से संबंध बनाएं और अपनी समस्याओं को बताएं। हम निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उनको इस लायक बनाने का प्रयास करेंगे ताकि वे दूसरों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरक साबित हो सकें। सरोकार से जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sarokar.com को लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल editor.sarokar@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन नंबर 01143518682, मोबाइल नंबर 9999228579 और 9540297770 पर संपर्क कर सकते हैं। हमें आशा है कि देश के जागरूक नागरिक सरोकार पत्र समूह के इस अभियान में सहयोग करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान हासिल कर देश की उन्नति में सहयोग प्रदान करने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में घूम घूम कर जनता से ये वादा किया था कि विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वालों का सारा पैसा देश में लाया जाएगा और कम से कम देश के हर नागरिक को
15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सारे लोगों की सूची जो है अपने पास तलब कर ली है और मीडिया में आ रही खबरों पे अगर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों ने विदेशी बैंकों से अपने पैसे निकाल लिए हैं। अब खाताधारियों के नाम अगर उजागर भी होंगे तो इस बात की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि उनमें पैसा ही नहीं होगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली पैसा कहां से लाएंगे? एक तो बात ये हुई। अब दूसरी बात, देश के उद्योगपतियों ने नेताओं, अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से मिलकर करीब 7.25 लाख करोड़ रुपया विभिन्न बैंकों से लोन लिया, विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट बना के, और उस लोन को आज तक नहीं चुकाया। ये मामला पिछली बार लोकसभा के सत्र के दौरान भी उठाया गया था। उस वक्त भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस पे आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वित्त मंत्री अरुण जेटली। क्या देश के उद्योगपतियों द्वारा मंत्रियों और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के घालमेल से किए गए 7.25 लाख करोड़ रुपए को निकलवाने के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं या निकट भविष्य में करेंगे? सबसे पहले मेरा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से आह्वान है, अनुरोध है कि देश के भीतर जो लुटेरे हैं उनका पर्दाफाश करें, उस पैसे को निकालें। एक आम आदमी, किसान छोटे मोटे कर्ज के लिए सैकड़ों खाना पूर्ति करने के बाद किसी तरह कर्ज हासिल करता है और वास्तविक परेशानियों से घिरने के बाद अगर वो कर्ज नहीं चुका पाता तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। यहाँ तक कि कर्ज लेने वाला गरीब आदमी, कमजोर आदमी आत्महत्या तक कर लेता है। लेकिन ये प्रभावशाली उद्योगपति जिनका मकसद विभिन्न प्रोजेक्ट बनाकर सरकारी पैसे को हजम करना, कंपनियां बनाना और उनको बंद करना ही होता है, जिनका मकसद, उनको सरकार संरक्षण ही देती है। मैं इस सरकार के ऊपर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पहले जिन लोगों ने सरकार से और अधिकारियों से मिलकर 7.25 लाख करोड़ रुपया हजम किया है, उस रुपये की रिकवरी की जाए। इस रिकवरी के लिए किसी कानून की अड़चन भी नहीं होगी कि विदेशों से मेरी संधि है या फलाना धमाका, किसी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी। वो उद्योगपति देश के भीतर ही मौजूद हैं और आज फिर नए प्रोजेक्ट बनाकर सरकारी पैसे को हजम करने के लिए जुगाड़ में लगे हुए हैं। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय को सख्त दिशा निर्देश जारी करने चाहिए और जिन बैंक अधिकारियों ने पहले गलत काम किया है उनको तुरंत सजा देने का प्रावधान करना चाहिए। आजाद भारत के बाद संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले जो है 3 तरह की जो है शक्तियां जो है संविधान में जो है स्थापित की थी। संसद सर्वोपरि रखा गया था, न्यायपालिका उसके बाद कार्यपालिका। जैसे जैसे जो है देश में गतिविधियां बढ़ी वैसे वैसे मीडिया को जो है चौथे स्तंभ के तौर पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। राजनीतिक लोगों के आचरण को देखते हुए आम जन का विश्वास राजनेताओं से बहुत हद तक नीचे गिरने लगा, विश्वास उठने लगा। लोगों का विश्वास प्रशासनिक अधिकारियों पे था क्योंकि डीएम और आईएएस अधिकारी जनता की सुध लेने लगे। जब अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी भ्रष्ट आचरण अपनाने लगे तब देश की जनता का पूरा मजबूती के साथ विश्वास न्यायपालिका की तरफ हो गया।
कमोबेश न्यायपालिका ने बहुत प्रभावशाली तरीके से काम किया है। विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर कड़े फैसले लिए हैं और देश की जनता के हित में अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन हाल के वर्षों में न्यायपालिका भी लगता है सत्ता लोलुप होने के कारण सरकारों के दबाव में काम करने लगी है। इनको चेक करने के लिए मीडिया ने कई बार न्यायालय में उपस्थित जजों के विरुद्ध भी अपनी रिपोर्टें प्रकाशित और प्रसारित की हैं, जिससे जनता के बीच में मीडिया की सबसे ज़्यादा छवि बनी। लेकिन जिस तरह से मीडिया ने अपनी छवि बना के पूरे देश में अपनी स्वीकृति स्थापित की, उसके प्रभाव को देखते हुए मीडिया घरानों के मालिकों ने पैसे की लालच में अपने पत्रकारिता के उद्देश्यों को भी दरकिनार करना शुरू कर दिया। मीडिया के ऊपर भी कई बार न्यायपालिका ने सवालिया निशान लगाए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास जनता करती है, उसकी कारगुजारियों पर भी गिरावट आई है। मीडिया एक तरह के, न्यायपालिका एक तरह के मामलों में अलग अलग तरीके से फैसले देती है, जिससे उसकी उपयोगिता पर सवालिया निशान लगते हैं, उसकी निष्पक्षता पर भी क्वेश्चन मार्क होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को सरकार न बनाए जाने के ढीले ढाले रवैये को लेकर तगड़ी फटकार लगाई। लेकिन दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने नजीब जंग के द्वारा सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए उनकी प्रशंसा कर डाली। जबकि सुप्रीम कोर्ट और नजीब जंग साहब सभी ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी हालत में पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर वो अल्पमत की सरकार बनाती है तो उसको या तो कांग्रेस पार्टी को तोड़ना पड़ेगा या आम आदमी पार्टी को तोड़ना पड़ेगा, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट का काम न्याय व्यवस्था को स्थापित करना है, ना कि अराजकता फैलाना। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से देश की जनता अचंभित है कि सुप्रीम कोर्ट जो एक दिन पहले नजीब जंग की आलोचना करता है कि आप चुनाव कराइए, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के आंकड़े नहीं हैं, वही सुप्रीम कोर्ट एक दिन के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उन्हीं नजीब जंग की प्रशंसा करने लगता है। ऐसी स्थिति में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार द्वारा कोई प्रलोभन सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिला है, जिसके आधार पर अपनी भविष्य की सुरक्षित व्यवस्था के मद्देनजर वे इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं। हमारा देश के एक आम नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट से आह्वान है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वे भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों, उद्योगपतियों और अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने का अपना वास्तविक कार्य ईमानदारी से करें, ताकि जनता के बीच उनका सम्मान पहले की तरह से ही स्थापित रहे, ना कि सरकार के निर्देश पे काम करने वाले जजों की लिस्ट में वर्तमान जजों का नाम शामिल हो। हमें बहुत विनम्रता पूर्वक यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी ऐसी स्थिति पे इस तरह के निर्देश नहीं देने चाहिए जो जनता के, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हो और भ्रष्ट राजनेताओं, सरकारों, अधिकारियों, राजनीतिक दलों के फेवर में, पक्ष में वो चीज़ जाती हो। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो इन बातों को अन्यथा ना लेते हुए सकारात्मक कार्रवाई करेंगे और दिल्ली में विधानसभा भंग कराकर फ्रेश चुनाव कराने के लिए सरकार को निर्देश देंगे।
धन्यवाद।